Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Mekhla Acharya and I will be teaching you science. So today we'll start with the first chapter of biology, that is the fundamental unit of life, cell. Let's understand the meaning first of all. The fundamental unit of life मतलब कि लाइफ की इकाई, बेसिक यूनिट, इकाई क्या है? सेल है। ये चीज़ अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम ईंटों का यूज़ करते हैं, एक एक ईंट जुड़ के वो घर बनता है, राइट? सो आप एक सिंगल ईंट को एक सेल समझ सकते हैं। हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर कोई सेल से बना हुआ है। वो नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल्स सब में डिफर करता है, बट सबका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल का है। सो वी कैन से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हैं वो सेल से बने हुए हैं। एक सेल अगर होता है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, और मोर देन 2 सेल्स होते हैं तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जर्म्स हैं, ये सब सेल से बने हुए हैं। सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टीसेलुलर हैं। अब जो मल्टीसेलुलर हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो बने होते हैं सेल्स से। ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाती है ह्यूमन बॉडी। सो इसीलिए इस ही स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल को फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइफ की शुरुआत, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से। चाहे हम आप हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, वो एक टाइम पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा है और फिर वो मल्टीप्लाई होते होते एक बॉडी में डेवलप हुआ है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस में, स्लाइस क्या होती है? मतलब उन्होंने कॉर्क लिया, उसका पतला सा पार्ट काटा और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी किया, तो उन्हें ये मिला कि कुछ हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर्स थे। हनी कॉम मीन्स मधुमक्खी के जैसे स्ट्रक्चर्स थे, और उन्होंने इन सिंगल यूनिट्स को, जो लिटिल रूम्स की तरह लग रहे थे, छोटे छोटे कमरों की तरह लग रहे थे, उसको सेल का नाम दिया। हालांकि ये डेड सेल्स थे। डेड सेल्स का मतलब है कि ना ये ग्रो करते, ना इनमें कोई चेंजेस आता, ये एज इट इज रहते। कुछ सालों बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। लिविंग सेल्स वो सेल होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, और डेड सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। पहली जो लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी वो प्रोटोजोअन्स में की थी। आगे चल के उन्होंने स्पर्म सेल की भी डिस्कवरी की, जो कि उन्होंने लिविंग सेल कंसीडर किया। इस तरह से हम और आप भी लिविंग सेल से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के भी सेल्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तभी हम ग्रो होते हैं। कभी हम बच्चे थे, बच्चे से हम बड़े हुए, टीनेज, प्यूबर्टी, एंड फिर एक अडल्ट में ग्रो होते हैं। इस तरह से सेल्स में चेंजेस आते रहते हैं। हमने सेल्स की बात की, सेल्स के शेप्स की और सेल्स के साइज की। सेल 2 टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, लेकिन इनको और भी नेम दिया गया है। वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी किसी के अंडर में आते हैं। वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ही आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टीसेलुलर भी आते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोन्स मतलब कि इनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब कि जो वेल डेवलप्ड ना हो, यानी कि इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। लेकिन हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस में
न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में नहीं घूम रहे होते, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन जो डीएनए से बना होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से उसका डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। लेकिन आपके यूकैरियोटिक सेल्स में वो कवर्ड होता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके पोर्स की हेल्प से ही जो भी ट्रांसफर होना होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म वो हो पाता है। इसी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वेल डेवलप नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ यूनिसेलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टीसेलर भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हो कि बैक्टीरिया और एल्गी। एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। आप देखते हो जब बारिश होती है तो काई सा कुछ जम जाता है हरे हरे रंग का, उसको एल्गी बोलते हैं। ये सारे कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से इनका जो डीएनए है वो फ्रीली घूम रहा होता है, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डीएनए फ्री नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल्स सब कुछ प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होते। सो ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आई होप ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। फ़र्क क्या है? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोर देन वन सेल, यानी कि कई सारे सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल ही सारे फंक्शंस करता है, मींस ईटिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। सो सारे फंक्शंस के लिए वो सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वन ओनली सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शन। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स डाइजेशन का काम करेंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स रेस्पिरेशन का काम करेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का वर्क अलग होता है। इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन लंबी होती है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर उस सेल को कोई इंजरी पहुंचती है तो वो डेथ हो सकती है उस ऑर्गेनिज्म की, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है कि सिंगल सेल को इंजरी हुई जिसकी वजह से डेथ या ऐसा कुछ हो जाए। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने अब तक बात की सेल्स के बारे में कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल्स किस तरह से ग्रुपिंग में होके टिश्यू बनाते हैं, कैसे टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन्स बनाते हैं, और कैसे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनती है। हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंस भी देखा। हमने सेल के बारे में इतनी स्टडी कर ली और ये चीज़ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, उसका सेल स्ट्रक्चर सेम होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ें ये ऐसी हैं जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं सेल का, वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उनमें ये तीन चीज़ें पाई जाएंगी। वायरस इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्स नहीं होते। एक्सेप्शन बोल सकते हो आप कि वायरस एक अपवाद है
जिसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड करता है। मींस वो दूसरी बॉडी पे अटैक करने के बाद एक्टिव हो जाता है और अपना वर्क करता है, इसलिए वायरस को एक्सेप्शनल बोला जाता है। अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। पहला स्ट्रक्चर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। आपका कोई भी सेल है, सेल का जो ये आउटर पार्ट होगा, इस आउटर पार्ट को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है, जो अलाउ करती है सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर जाने और बाहर के कंपोनेंट्स को अंदर आने में थ्रू ऑस्मोसिस। हम ऑस्मोसिस क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन सी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है सेल कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स मतलब साइटोप्लाज्म को। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो कवर करती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर से जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि एक ग्लास में या कटोरे में पानी लीजिए और उसमें कुछ किशमिश डाल दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि किशमिश फूल गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आपने देखा होगा ना, किशमिश के अंदर एक थिक सा सेमी फ्लूइड पाया जाता है, उसका कंसंट्रेशन वाटर के जिस पानी में है उसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, इसलिए वाटर उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो सेल होता है वो स्वेलन अप हो जाता है। किशमिश को आप सेल कंसीडर कर सकते हो, वो स्वेलन अप हो जाता है। तो उस सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर मान लीजिए कि हल्का सा मीठा पानी था, शुगर मिला हुआ, और हमने उसमें किशमिश डाली और किशमिश में कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि कंसंट्रेशन सेम हो गया। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, सोल्यूशन और ना सोल्यूशन से वाटर जो है किशमिश के अंदर गया, ना किशमिश फूली, तो ऐसा अगर होता है तो वो होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक क्यों? आइसो क्यों? क्योंकि किशमिश का कंसंट्रेशन और वाटर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होता है। थर्ड, अगर किशमिश श्रिंक कर जाती है, थोड़ा सॉल्टी वाटर लीजिए या थोड़ा सॉल्टी वाटर लीजिए और उसमें अगर आपने किशमिश डाली तो आप देखोगे कि किशमिश श्रिंक कर गई। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन पानी का ज़्यादा होने की वजह से वाटर कंटेंट्स किशमिश से निकल के पानी में आ गए। सो इसको कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। तो जो किशमिश की बाहर की पतली सी लेयर है उसको आप बोल सकते हो कि वो किशमिश का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो अलाउ करता है। उसने सारी चीज़ें तो अलाउ की नहीं कि पानी में जो थोड़ी गंदगियाँ पड़ी थी उसे भी अलाउ कर दिया अंदर जाने में, नहीं किया ना। नेसेसरी चीज़ों का ही अलाउ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के थ्रू। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो थ्रू ऑस्मोसिस कंपोनेंट्स का ट्रांसफ़र होने देती है फ्रॉम सेल टू आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू द सेल। अगला है कि हम और स्टडी करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अदर फंक्शंस क्या हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिन। पहला पॉइंट है कि वो थिन होता है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है। सेकंड है कि वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होने की वजह से ही वो अलाउ करती है ऑस्मोसिस। वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। तो फंक्शंस, अदर फंक्शंस में हम क्या कह सकते हैं कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की हेल्प से वो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड वर्क क्या करता है? वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी एग्जॉटिक कंटेंट, जैसे कोई भी चीज़ जो उसको अफेक्ट कर सकती है, जो हार्मफुल है उसके लिए, उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। सो द वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल, इज टू डू ऑस्मोसिस एंड इज टू गिव अ शेप टू द सेल। ओके, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूनिसेल हो, चाहे वो मल्टीसेलर हो, मल्टीसेलर में चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेल का नेक्स्ट पार्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की है, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की है। कंफ्यूज मत होइएगा, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो सेल डिस्कवर किए थे वो लिविंग सेल थे। सो अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी सेल की किसने की, तो वैसे आप रॉबर्ट हुक लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिविंग सेल पर्टिकुलरली लिख के आता है तो आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नेम लिखना पड़ेगा। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, नेम फर्स्ट नेम कॉमन है बट इनके जो लास्ट नेम है वो डिफरेंट हैं, तो इसको याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के सेंटर में, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, जो कि उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है ताकि उसके कंटेंट्स साइटोप्लाज्म में ना मिक्स हो जाएं। इसलिए न्यूक्लियस की अपनी एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो थोड़ी सी पोरस भी होती है कि अगर कुछ भी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र होना हो या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना हो तो वो ईजिली ट्रांसफ़र हो सके। इसलिए न्यूक्लियर पोर जो होती है, जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोरस होती है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर इसका या तो ओवल होता है या सर्कुलर होता है। ओवल का मीन्स अंडाकार और या सर्कुलर होता है। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें गैप्स पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा सर्कुलर कंटेंट पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और अगर आप देखोगे डायग्राम में न्यूक्लियस के, तो आपको उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक मटेरियल्स दिखेंगे जिसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल बना होता है डीएनए से, जो कैरी करता है हेरिडिटिकल ऑर्डर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। वो भी क्या है हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट न्यूक्लियस में क्या क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। सो हमने दो चीज़ें भी देखी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस की जो आउटर वो होती है उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। और इनमें जो गैप पाया जाता है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। सो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें इतना वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की भी बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक का मीन्स है प्रिमिटिव न्यूक्लियस।
प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट मीन्स कि इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, या तो उसमें कई बार पोर्स नहीं प्रेजेंट होते, या इनका जो अंदर क्रोमोसोम का सेट होता है वो सिंगल होता है। जैसे कि ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है बेटा, ये आगे चल के डिवाइड होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। सो वो यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, क्योंकि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक्स आर दोज जिनका वेल डेवलप्ड, यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। तो हमने न्यूक्लियस के साथ साथ ये भी बात कर ली कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। जब इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तब इनमें सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो इनमें कई सारे ऑर्गेनल्स भी, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हम वापस बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया कि उसमें प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, है ना। सो क्रोमेटिन डीएनए कैरी करता है। डीएनए का काम क्या है कि वो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटल कैरेक्टर्स को कैरी करता है। सो न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर पोर होगी, न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन मटेरियल होगा। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। अब स्ट्रक्चर के बाद न्यूक्लियस के हम बात करेंगे न्यूक्लियस के फंक्शंस की। सो आपने ये पढ़ा स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए से बना होता है। सो उसका काम क्या है? जीन्स को कैरी करना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो पहले आप एक फंक्शन कह सकते हो न्यूक्लियस का क्या है कि वो जीन्स कैरी करता है। दूसरा फंक्शन है कि वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तीसरा फंक्शन है कि वो कंट्रोल करता है सेल को, कंट्रोल करता है सेल को। अगर उसने सेल के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो किसी भी सेल में कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। सो ये होते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन जो उसको हेल्प करते हैं, सेल को हेल्प करते हैं डिवीज़न करने में, जीन्स जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करने में और अदर एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में। और आपने जैसे कहा कि जीन्स को कैरी करता है, सो इसको आप ये कह सकते हो कि वो स्टोर हाउस है जीन्स का। तो इन दिस वे हमें ये चीज़ समझ में आई कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं काफ़ी इनके जैसे होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस के वेल डेवलप ना होने की वजह से फंक्शंस ढंग से कैरी नहीं हो पाते हैं, और यूकैरियोटिक में हर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल है। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, डेड सेल्स में नहीं। सारे लिविंग सेल्स में सेल के और न्यूक्लियस के बीच में जो भी कंपोनेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो सारे सेल्स का फंक्शन करते हैं। तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि वो साइटोसोल से बना होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बना होता है साइटोसोल से, और एक मैट्रिक्स होती है। इस मैट्रिक्स और साइटोसोल से बने हुए कंपोनेंट को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसका फंक्शन पर्टिकुलरली क्या है? टू कैरी ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स, सारे सेल ऑर्गेनल्स को कैरी करना और उनको हेल्प करना कि वो अपने अपने फंक्शंस को कर पाएँ। साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।